हेलो एंड वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। स्पीडी के वार्षिकांक वाले इस पार्ट में, इस भाग में हम बात करेंगे नई शिक्षा नीति के बारे में, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। जो इंग्लिश का वर्जन है ना, ये स्पीडी वाला, उसमें हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन हिंदी वाले में हम जैसा मैं शुरू में ही बता चुका हूँ, वीडियो डे 1 से मैं बताता आ रहा हूँ कि हिंदी वाले में हम सीरियल वाइज चल रहे हैं और इंग्लिश वाले में हम कहीं कहीं से जो जो इम्पोर्टेंट है उनको पहले कर रहे हैं और इसी तरीके से उसको हम कवर कर रहे हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं नई शिक्षा नीति की। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। आने वाले बीपीएससी प्लस सीडीपीओ एग्ज़ाम के लिए हमारा कंबाइंड कोर्स लॉन्च हो गया है, जिसके रिगार्डिंग एक पूरा का पूरा लाइव सेशन धीरज सर ने ऑलरेडी किया हुआ था। लेकिन उसके बाद मैंने और धीरज सर ने एक टॉक शो की तरह एक वीडियो किया जिसमें हमने बात करी है बीपीएससी और सीडीपीओ के बारे में, साथ ही साथ उनके सब्जेक्ट्स के बारे में, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में। तो वो वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा आप यहाँ पे आई बटन में, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। इसमें हम बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। उसके अलावा हम बात करने वाले हैं इसमें नीति आयोग के बारे में भी, और साथ ही साथ जो जीएसटी है उसके बारे में भी बात करेंगे थोड़ा बहुत। तो अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो 29 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री तब थे रमेश पोखरियाल निशंक, उनके द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। देखिए, पहले ये क्या था, एचआरडी मिनिस्ट्री हुआ करती थी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हुआ करती थी। लेकिन अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। इसका नाम बदल के कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। क्या कर दिया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट बात है वो तो ये है। तब इसके मंत्री थे रमेश पोखरियाल निशंक। लेकिन अगर अभी बात करें तो धर्मेंद्र प्रधान हमारे शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर है। कौन? धर्मेंद्र प्रधान। तो ये बात आपको याद रखिए। 34 साल से पहले जो हमारी एक शिक्षा नीति आई थी वो चलती आ रही थी। लगभग 34 ईयर्स से हमारे एजुकेशन पॉलिसी में कोई चेंज नहीं आया था। उसी पॉलिसी पे, उसी पैटर्न पे हमारी एजुकेशन चल रही थी। ठीक है, जो कि 1986 में लास्ट टाइम आया था। और नई शिक्षा नीति जो ये आई है, इसके निर्माण के लिए जो इसरो के प्रमुख है कस्तूरी रंगन, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी जिन्होंने रेकमेंड किया इसे। ठीक है, किसे? न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को। किस आयोग ने इसको रेकमेंड किया? तो याद रखिएगा किस कमेटी ने इसको रेकमेंड किया, तो कस्तूरी रंगन कमेटी ने। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो क्या जवाब देंगे आप? कस्तूरी रंगन कमेटी। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि इससे पहले जो एजुकेशन पॉलिसी हमारे देश में चल रही थी वो 1986 वाली चल रही थी, और ये आ गया अभी 2020 वाली नई एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति। ठीक, ये जो इससे पहले वाली शिक्षा नीति थी, सबसे पहली बार शिक्षा नीति यहाँ पे कब आई थी? तो भारत की जो सबसे पहली, द वेरी फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी यहाँ पे, वो 1968 में आई थी। इंदिरा गांधी की सरकार थी तब। ठीक, और उसका मतलब सुझाव या रेकमेंड किसने किया था? 1968 वाले एजुकेशन पॉलिसी को किसने रेकमेंड किया था? तो कोठारी कमेटी या कोठारी आयोग ने किया था। तो इसको याद रखिएगा, सबसे पहला कोठारी आयोग। उसके बाद जो सेकंड आई 1986 में, जो अभी तक चल रही थी, राजीव गांधी की सरकार में आई थी, ये प्रधानमंत्री तब थे। और ये जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो 10+2+3 मॉडल पे आधारित थी। यानी कि 10, पहले 10th क्लास तक का 10 ईयर, उसके बाद +2 में आ गया 11, 12 एंड लास्ट का 3 इयर्स फॉर ग्रेजुएशन। तो इस मॉडल पे अभी तक हमारी शिक्षा नीति चल रही थी। अब उसके बाद जो है दूसरी जो शिक्षा नीति थी ना 1986 वाली, इसमें एक बार अमेंडमेंट हुआ था। और ये कब हुआ था? तो 1992 में एक बार अमेंडमेंट हुआ था। तब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। तो उन्होंने अपने मतलब कार्यकाल में क्या किया था, इसमें एक बदलाव किया था, थोड़ा बहुत क्या किया था, संशोधन किया था 1992 में। उसके बाद तो अब ये तीसरी और नई शिक्षा नीति आ गई है, हमारे सामने है, आपको पता ही है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 1968 और 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। क्लियर है? जैसा कि मैंने पहले ही बताया, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है ना, उसका नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। और लेकिन रमेश पोखरियाल निशंक जो है, ये पहले शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। ठीक, तो अभी ये नया पोस्ट क्रिएट हुआ है क्योंकि इसका नाम बदल दिया गया है। पहले नाम क्या हुआ करता था? पहले नाम हुआ करता था मानव संसाधन विकास मंत्री। तो मानव विकास संसाधन विकास मंत्री अब नहीं बोले जाएंगे, अब क्या बोले जाएंगे? शिक्षा मंत्री बोले जाएंगे। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री का नाम बताइए, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है। नई शिक्षा नीति जो ये आई है, ये नई पॉलिसी जो आई है, एजुकेशन पॉलिसी, ये 10+2 से इसका मॉडल हटा दिया गया है। 10+2+3 वाला मॉडल हटा के क्या लाया गया है? 5+3+3+4। क्या? 5+3+3+4 का मॉडल लेकर के आया गया है। उसमें से जो ये पहले 5 साल जो होंगे, ये ऐसे देखिए इस तरीके से है, 5+3+3+4, ये है इसका डिवीजन। तो ये जो पहले 5 साल है, इसमें क्या क्या होगा? बच्चा क्या होगा? बच्चे एलिमेंट्री एजुकेशन इसमें शामिल है, मतलब प्री नर्सरी हम एक तरीके से कह सकते हैं। जो प्री नर्सरी है या और नर्सरी, ये शामिल है। उसके अलावा 1 क्लास शामिल है और 2 क्लास शामिल है। यानी कि जो किंडरगार्टन वगैरह है, केजी, प्री नर्सरी, नर्सरी सब मिला करके 1 और 2, ये 5 साल में है। मतलब ये 5 साल में बच्चे किस क्लास में होंगे? 2nd क्लास में होंगे। उसके बाद जो अगला 3 साल है, वो है तीसरी क्लास, चौथी क्लास और 5वीं क्लास के लिए। उसके बाद ये 3 साल जो होंगे वो 6ठी, 7वीं और 8वीं के लिए होंगे। और उसके बाद ये जो 4 साल है 9th, 10th, 11th एंड 12th के लिए होंगे। तो इस तरीके से 5, 3, 8, 3, 11, 4, 15 साल में बच्चे क्या कर लेंगे? 12th क्लास कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, तो ये इस तरीके का एक डिवीज़न दिया गया है नई शिक्षा नीति के अंदर। उसके बाद और भी काफ़ी संशोधन इसमें किए गए हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ें ऐड की गई है। पहले जो बाध्यता होती थी ना कि अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से है तो आपको कॉमर्स के ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट ही लेने हैं, जैसे आपको बिजनेस स्टडीज़ लेना है, आपको अकाउंटेंसी लेनी है, आपको इकोनॉमिक्स लेना है। आप आर्ट्स सब्जेक्ट से हैं तो हिस्ट्री लेनी है, ज्योग्राफी लेनी है, सिविक्स लेना है। उसके अलावा आप कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट नहीं ले सकते, साइंस का कोई सब्जेक्ट नहीं ले सकते। साइंस से है तो पर्टिकुलर साइंस का सब्जेक्ट लेना है, मैथ्स लेना है, बायो लेना है, फिजिक्स लेना है, केमिस्ट्री लेना है। आप अपने हिसाब से कोई अदर सब्जेक्ट नहीं ले सकते, जैसे अकाउंटेंसी नहीं ले सकते, इकोनॉमिक्स नहीं ले सकते, है ना, हिस्ट्री नहीं ले सकते, साइंस के अगर बैकग्राउंड से हैं आप तो अब ये बाध्यता क्या है? ये बाध्यता अब ख़त्म कर दी गई है। अब ये बोला गया है कि आप ये स्ट्रीम कोई मायने नहीं रहेगा, आप अपने पसंद का विषय चुनिए। आप तीनों मिलाकर के भी चुन सकते हैं, थोड़ा साइंस से, थोड़ा आर्ट से, थोड़ा कॉमर्स से, ये तीनों मिला करके भी चुन सकते हैं। और उससे भी आप क्या कर सकते हैं? एग्ज़ाम दे सकते हैं अपना एकेडमिक में, उसको आप ले सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ कर दी है। मान लीजिए किसी को मैथ्स में भी रुचि है और अकाउंटेंसी में भी रुचि है, तो वो कॉमर्स एंड मैथ्स दोनों ले सकता है। क्लियर है ना? दोनों का सब्जेक्ट ले सकता है। तो ये एक अच्छी चीज़ कर दी गई है। देखिए, जो ये शिक्षा होगा उसमें 5वीं कक्षा तक, यानी कि 5th क्लास तक मातृभाषा, जो रीजनल लैंग्वेज है ना, जो मदर टंग है, उसका इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि समझाने के लिए बच्चों को उसका इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे होता क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो है या फिर अलग अलग साउथ इंडिया में चले जाइए तो वहाँ पे हिंदी लोग कम समझते हैं, इंग्लिश भी बहुत लोगों को कम समझ में आती है। तो वहाँ का जो मदर टंग है, उसी मदर टंग में उनको समझाने का काम किया जाएगा, क्योंकि मदर टंग में जितने अच्छे से बच्चे समझ पाएंगे उतना किसी और लैंग्वेज में नहीं समझ पाएंगे। ठीक, तो मदर टंग का इस्तेमाल करने के लिए छूट दी गई है कि आप इस्तेमाल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 6ठी क्लास, 6th क्लास से क्या शुरू हो जाएगा? वोकेशनल कोर्स शुरू हो जाएगा। यानी कि अगर किसी को पेंटिंग में रुचि है तो 6th क्लास के बाद उसको पेंटिंग क्लास भी करवाया जाएगा। किसी को डांस में है तो डांस करवाया जाएगा। किसी को कपड़े बनाने में है तो उसको वो काम मतलब कढ़ाई बुनाई का काम भी उसको सिखाया जाएगा। तो जिसका जो रुचि है उसमें काम मतलब उसमें पढ़ाया जाएगा, क्योंकि इस तरीके से बच्चों को तैयार कर दिया जाएगा कि स्कूल से निकलते निकलते क्या हो जाए, वो अपने पैरों पे खड़े हो जाए और अपना काम खुद कर सके, अपना जॉब कर सके, अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके। इसके लिए भी उन्हें ट्रेन किया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे हो गई है। उसके बाद जो नई शिक्षा नीति है, इसके अनुसार जो शोध करने वाले छात्र हैं ना,
उनके लिए जो स्नातक डिग्री की अवधि है वो 4 वर्ष कर दिया गया, यानी कि जो पीएचडी कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं तो वो 5 साल से घटा करके अब क्या कर दिया गया है, 4 साल में कंप्लीट हो जाएगा, ये कर दिया गया है। ठीक। उसके बाद है एमफिल कोर्स को समाप्त कर दिया गया है। नया जो पॉलिसी है उसमें एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। अब क्या होगा कि अब सीधा कोई आदमी जिसने ग्रेजुएट कर लिया है, ठीक, मतलब वो सीधा पीएचडी कर सकता है, एमफिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब जिसने क्या कर लिया है, एक तरीके से कह सकते हैं कि जिसने ग्रेजुएशन कर लिया है और पीजी में उसने एडमिशन ले लिया है, ठीक, तो अब सीधा वो क्या कर सकता है, अब 4 साल के स्नातक डिग्री प्रोग्राम के बाद सीधे पीएचडी कर सकते हैं। ठीक है, एमफिल करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, तो ये अच्छी चीज़ है। उसके बाद है जीडीपी का खर्चा 6% से बढ़ा करके, मतलब सॉरी 4.4% से बढ़ा करके 6% कर दिया गया है। जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ना, उसमें जो शिक्षा पे खर्च किया जाता था अब तक 4.43% किया जाता था जीडीपी का, तो अब सरकार ने इसको बढ़ा करके 6% करने का निर्णय लिया है ताकि एजुकेशन को और ज़्यादा फंड वो कर सके। क्लियर। उसके बाद है नई शिक्षा नीति के तहत वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा 100% GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर पर एजुकेशनल फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि 2030 तक सरकार का लक्ष्य ये है कि जो एनरोलमेंट है ना, होता क्या है कि खास करके ये ग्रामीण क्षेत्रों में होता है और खास करके लड़कियों के साथ होता है कि वो या तो 5th क्लास के बाद या 8th क्लास के बाद या 10th क्लास के बाद क्या होता है, पढ़ाई छोड़ देती है, एनरोलमेंट ही नहीं कराती, आगे पढ़ती ही नहीं है। तो एनरोलमेंट रेट को बढ़ाने के लिए सरकार का लक्ष्य है कि 100% करना है, हमें सबको पढ़ाई करना है, मतलब लड़के हो चाहे लड़कियां हो। ठीक है, तो ये 2000 क्या किया उन्होंने, 2035 तक 50% करने का लक्ष्य रखा है। सॉरी, अभी 50% ही रखा है, 100% नहीं रखा है। उसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं वो कितना काम कर रहे हैं, कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं, इस बात का मूल्यांकन करने के लिए परख नाम का एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। एक सेंट्रल इवैल्यूएशन सेंटर खोला जाएगा जहां पे स्टूडेंट्स कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं उस बात का इवैल्यूएशन किया जाएगा। उसके बाद नई शिक्षा नीति का जो लक्ष्य है 2030 तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्रदान करना है। यानी कि 3 से 18 साल के बच्चों को में क्वालिटेटिव एजुकेशन प्रोवाइड करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। यूजीसी, एआईसीटीसी, एनसीटीई को हटाकर, मतलब ये जो कमीशंस है ये किसी न किसी स्कूल कॉलेजेस को फंड करते हैं, इन सब को हटाकर एक हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया लाने का घोषणा किया गया है। इसका निर्माण किया जाएगा, इन सब को हटा दिया जाएगा और इसके जगह पे सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन होगा, हायर एजुकेशन कमीशन, जो कि यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस को फंड करेंगे, उनको मॉनिटर करेंगे। ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला प्रथम राज्य जो बन गया है वो हिमाचल प्रदेश बन गया है। यानी कि हिमाचल प्रदेश ने सबसे पहले इम्प्लीमेंट कर दिया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को, और उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे सारे स्टेट्स इस पॉलिसी को ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला दूसरा राज्य मध्य प्रदेश है। तो याद रखिएगा, पहला राज्य हिमाचल प्रदेश और दूसरा राज्य मध्य प्रदेश बन गया है। उसके अलावा बात करें तो नीति आयोग खत्म हो गया, यहाँ पे खत्म हो गया क्या, नई शिक्षा नीति यहाँ पे समाप्त होती है। अब हम बात करेंगे नीति आयोग की। किसकी बात करेंगे, नीति आयोग की, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसने किसको रिप्लेस किया है, जिसने रिप्लेस किया है प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया है। तो इसको याद रखिए। बात करते हैं नीति आयोग की, NITI, नीति, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी जो स्थापना की गई थी भारत सरकार के द्वारा 1 जनवरी 2015 को की गई थी, जिसे प्लानिंग कमीशन के स्थान पर बनाया गया है। नीति आयोग क्या है, एक गैर संवैधानिक निकाय है, यानी कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि नीति आयोग क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो आप क्या बोलेंगे, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है नीति आयोग। क्लियर है। उसके बाद है नीति आयोग का पूर्ण रूप राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है नीति का पूरा नाम।
नीति आयोग योजना आयोग की तरह कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता है। इसका मतलब क्या है, जो प्लानिंग कमीशन था ना, उसमें सरकार क्या करती थी, प्लानिंग करती थी आने वाले 5 सालों के लिए कि फंड कहाँ पे एलोकेट किया जाएगा, किसको कितना एलोकेट किया जाएगा, यानी कि एग्रीकल्चर को कितना दिया जाएगा, इंडस्ट्री पे कितना खर्च करना है, एजुकेशन पे कितना खर्च करना है, इन सब के बारे में प्लानिंग कमीशन में प्लान किया जाता था। यानी कि फंड एलोकेशन का काम वो करती थी प्लानिंग कमीशन। लेकिन नीति आयोग का ये काम बिल्कुल नहीं है। नीति आयोग कोई फाइनेंस अलॉट नहीं करती है, तो याद रखिएगा। नीति आयोग की संरचना में कौन कौन शामिल है, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें एक तो अध्यक्ष होते हैं यानी कि चेयरमैन, उसके अलावा उपाध्यक्ष होते हैं, सीईओ होते हैं, पूर्णकालिक सदस्य यानी कि फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, और पदेन सदस्य यानी कि एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। इन सब को क्या किया जाता है, इसके अलावा क्या होते हैं, कुछ विशेष आमंत्रित सदस्य भी शामिल इसमें होते हैं। तो ये मिलाकर के कुल मिलाकर के नीति आयोग की संरचना करते हैं। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो अभी अगर कोई पूछे कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र मोदी है। नीति आयोग की उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रधानमंत्री करता है। उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। तो जो उपाध्यक्ष है ना नीति आयोग के, वो कैबिनेट मंत्री के समकालीन होते हैं, उनके बराबर होते हैं। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो अरविंद पनगाड़िया थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष के बारे में बताइए सबसे पहले। तो ये अरविंद पनगाड़िया थे। वहीं पे प्रथम सीईओ अगर पूछे एग्जाम में तो क्या, सिंधुश्री खुल्लर थे। तो याद रखिएगा, प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगाड़िया एंड प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर। अब बात कर लेते हैं वर्तमान की स्थिति क्या है, वर्तमान में कौन अध्यक्ष है, कौन उपाध्यक्ष है, कौन सीईओ है। तो अध्यक्ष तो नरेंद्र मोदी हैं, उपाध्यक्ष है डॉक्टर राजीव कुमार, सीईओ की बात करें तो अमिताभ कांत अभी सीईओ है किसके, नीति आयोग के। वहीं पे पूर्णकालिक सदस्य की बात करें, फुल टाइम मेंबर्स की बात करें तो रमेश चंद्र, बीके सारस्वत, डॉक्टर वीके पॉल, ये सारे क्या हैं, ये अभी पूर्णकालिक सदस्य हैं। तो ये कुल इंपॉर्टेंट संरचना थी। इंपॉर्टेंट क्या बनता है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सीईओ, इस तीनों को कम से कम याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं लास्ट टॉपिक आज के वीडियो का, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में। ठीक है, जीएसटी जिसे हम कहते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो देखिए, भारत में जो जीएसटी है ये 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। जो किस देश के मॉडल पर आधारित है, तो कनाडा से ये मॉडल लिया गया है जीएसटी वाला। जीएसटी में क्या हुआ, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे। एक तरीके से कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस का जाल सा था, जिससे काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, काफ़ी टैक्सेस पे करने पड़ते थे पेयर्स को। ठीक, थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारा टैक्स हो जाता था, क्योंकि इतना टैक्स ही था बन गया। तो इन सब को रिप्लेस करने के लिए इन सब टैक्सेस को हटा करके सिर्फ एक टैक्स लाया गया, वन नेशन वन टैक्स के बेसिस पे, जिसका नाम इन्होंने दिया गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, क्लियर है, याद रखिएगा। जीएसटी का पूर्ण रूप होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया। तो अगर एग्जाम में पूछे कि जीएसटी को लाने के लिए कौन सा बिल संसद में प्रस्तुत किया गया, तो 122वां संविधान संशोधन बिल यानी कि 122nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया गया 2014 में। लोकसभा द्वारा इसको पास कर दिया गया 3 अगस्त 2016 को जीएसटी बिल को, और राज्यसभा में इसको जीएसटी बिल को 8 अगस्त 2016 को पास कर दिया गया। जीएसटी बिल पर उसके बाद राष्ट्रपति अपनी मंजूरी देने वाले थे, तो उसके बाद ये क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता। तो 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति ने इसको अपनी मंजूरी दे दी थी, और 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू कर दिया गया। तो दो चीजें याद रखिएगा, बिल पेश करने के लिए कौन सा संशोधन किया गया, तो 122वां किया गया, और जीएसटी लागू करने के लिए कौन सा संशोधन किया गया, तो 101वां किया गया। ठीक है, जीएसटी के अंतर्गत टोटल अगर हम बात करें तो 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस आते थे, और 23 के अलग अलग टैक्सेस आते थे, सेसेस आते थे। ठीक है, तो कुल मिलाकर 40 के आसपास टैक्सेस थे। इन सब को इन्होंने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया जीएसटी ने अकेले। तो देखिए कितना ज़्यादा टैक्स हुआ करता था, उसके बाद सिर्फ इसने रिप्लेस कर दिया जीएसटी ने। जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आप लेते हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं, जीएसटी वगैरह नंबर लेते हैं, तो आपके जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन में नंबर ऑफ डिजिट होंगे ना, तो डिजिट की कुल संख्या होगी 15, टोटल 15 डिजिट होंगे उसमें।
जीएसटी को अलग अलग स्लैब्स में बांटा गया है, यानी कि अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को अलग अलग टैक्स स्लैब में डाला गया है। यानी कि जो बेसिक गुड्स हैं, खाने पीने के सामान हैं, उन पे कम टैक्स है, जो लग्जरियस गुड्स हैं उन पे ज़्यादा टैक्सेस हैं। तो इस तरीके से बटा हुआ है। तो सबसे अगर हम बात करें सबसे कम से ऊपर की तरफ, तो सबसे पहले आता है 5% का टैक्स स्लैब, उसके बाद 12%, उसके बाद 18% और उसके बाद 28%। तो हाईएस्ट 28% तक जीएसटी काटा जा सकता है और लोएस्ट 5% है। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो जीएसटी काउंसिल की जो स्थापना हुई थी 12 सितंबर 2016 को की गई थी। और जीएसटी काउंसिल के जो अध्यक्ष होते हैं वो वित्त मंत्री होते हैं, इसको याद रखिएगा। जीएसटी का उसके बाद देखिए इसको अलग अलग 3 कैटेगरी में है, एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी। 3 टाइप है इसके। तो एसजीएसटी का पूरा होता है नाम स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सीजीएसटी का पूरा नाम होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और आईजीएसटी का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो याद रखिएगा। भारत जो है जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश बन गया है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन था रिगार्डिंग जीएसटी। हमने नीति आयोग की बात की और हमने और क्या बात की, हमने बात की न्यू एजुकेशन पॉलिसी की। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो क्या करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। जिस ग्रुप में भी है प्लीज़ 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 शेयर करेंगे और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।